नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के राजनीतिक विज्ञान की जो दूसरी पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसके पहले अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि आखिरकार हमने इस अध्याय को या कहें कि इस पुस्तक को क्यों चुना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यह समस्या रहता है कि बार बार सुनने को मिलता है कि राजनीति विज्ञान में अच्छे अंक नहीं प्राप्त होते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना राजनीति विज्ञान से ही शुरुआत किया जाए। और दूसरी चीज़ ये कि यह सिर्फ 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो देश की राजनीति को जानना चाहते हैं, तथा उन छात्रों के लिए भी आवश्यक है और जब उपयोगी साबित होगा जो और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने पहले अध्याय पर, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में। तो कहानी की शुरुआत जो है वह 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि की को शुरू होता है। इस दिन हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जब भारत मध्य रात्रि को आजादी पाया तब उस समय उन्होंने अपना एक प्रसिद्ध भाषण दिया जिसे बोला जाता है भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, और इसे अंग्रेजी में हम लोग ट्विस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। उनके शुरुआती कुछ शब्द इस तरह से थे कि वो अपने भाषण में बोलते हैं, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द होल वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल राइज टू इट्स फ्रीडम एंड लाइफ। यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि प्रधानमंत्री नेहरू देश को संबोधित करते हुए यह बता रहे थे कि मध्य रात्रि के इस समय में जब सारा विश्व सो रहा है तब भारत अपने जीवन एवं स्वतंत्रता के लिए जाग रहा होगा। और यही वह समय था जिसे हमें वर्षों से इंतजार था। हम जानते हैं कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे और 200 वर्षों तक उनके अधीन रहे, और आखिरकार एक बहुत ही लंबे लड़ाई के बाद 15 अगस्त को 1947 के हमें आज़ादी प्राप्त हुई। और उस समय देश में उत्साह का माहौल था। हालांकि बात सिर्फ इतना ही नहीं था, हमने विभाजन के साथ साथ स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन की त्रासदी को भी झेला था। हम सभी जानते हैं कि 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि को सिर्फ एक देश भारत आजाद नहीं हुआ था, बल्कि एक और देश आजाद हुआ था जिस देश का नाम था पाकिस्तान। तो इस अध्याय में मुख्य रूप से 3 चुनौतियों का जिक्र किया गया है जो भारत के सामने था। और भारत जिन स्थिति में आजाद हुआ था, बहुत ही मुश्किल स्थिति था कि अगर उस स्थिति में कोई भी देश आजाद होता तो उसके लिए भारत जिस तरह से आगे बढ़ पाना मुश्किल होता। तो 3 चुनौतियों का पहले जिक्र कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि आखिरकार भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उससे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो जो पहली चुनौती है, मिटाने के लिए रख लेते हैं। तो हम पहले 3 चुनौतियों का जिक्र कर लेते हैं। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो कौन 3 चुनौतियां थी। तो जो पहली चुनौती थी वह थी कि राष्ट्र में जो विविधता विद्यमान है उसमें एकता कैसे लाई जाए, यानी कि विविधता में एकता को कैसे स्थापित किया जाए। और चुनौती क्यों था? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो देश है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसकी विविधता इतनी व्यापक है कि यह विविधता में किसी महादेश के बराबर है। यहाँ सदियों से अलग अलग धर्मों के लोग रहे हैं और अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहे हैं। उनके रीति रिवाज अलग हैं, उनकी संस्कृतियां अलग है। तो उसके कुछ समय पहले ही देश विभाजन की त्रासदी को झेल चुका था। तो इस समय सवाल यही उठ रहा था कि क्या भारत एक रह पाएगा। तो पहली चुनौती यह थी। दूसरी चुनौती थी कि जब स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी तो उस समय सभी नेता जो थे वो लोकतंत्र की बात करते थे, और यही चुनौती थी दूसरी, लोकतंत्र की स्थापना देश में कैसे की जाए। और आखिरी चुनौती थी, चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि अंग्रेज जब शासन कर रहे थे उस समय भारतीयों का शोषण हुआ। तो तीसरी चुनौती जो थी
वह चुनौती थी ऐसे विकास की जिससे सभी का विकास होता हो, सभी को लाभ पहुंचे, ऐसे विकास की जरूरत थी। तो ये 3 चुनौतियां थी और हम लोग देखेंगे इन 3 चुनौतियों को एक एक करके अध्याय में। आज पहले अध्याय में हम लोग विविधता में एकता की जो चुनौती थी, भारत उससे कैसे पार पाया, उसे देखेंगे और आगे के 2 अध्यायों में अगली 2 जो चुनौतियां हैं उनको देखेंगे। तो इन 3 चुनौतियों के बाद जो हमारा अगला विषय है जिसे हमें समझना जरूरी है कि तो हम लोग देखेंगे कि भारत के सामने जो पहली चुनौती थी तो वह चुनौती विभाजन के साथ है और भारत जो है स्वतंत्रता के साथ साथ विभाजन को भी देखा। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैसी परिस्थिति थी जिसके कारण हमें स्वतंत्रता विभाजन के साथ मिली। तो अगर हम इसे समझेंगे तो जो पहली समस्या है उसे हम बहुत ही आसानी के साथ समझ जाएंगे और फिर आगे देखेंगे कि भारत किस तरह से उसका सामना किया। तो भारत की जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई वह विभाजन के साथ प्राप्त हुई और विभाजन जो था मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। हम सभी को जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और ये जो दल था वह मुस्लिमों के हितों के लिए आगे आया था और राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि मुस्लिमों को लगने लगा कि जब भारत आज़ाद होगा तो चूंकि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो मुस्लिमों के साथ कहीं ना कहीं हो सकता है कि गलत हो जाए, ये भय था उनमें। इसलिए उन्होंने अलग से पाकिस्तान की मांग की। कहने का अर्थ ये कि मुस्लिम लीग की जो द्विराष्ट्र सिद्धांत थी उसका अर्थ था कि भारत सिर्फ एक ही धर्म का देश नहीं है, यहाँ यह जो देश है वह हिंदू और मुस्लिम दोनों का है। इसलिए उन्होंने मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की और सर्वप्रथम 1940 के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, वहां पे पाकिस्तान का मांग किया गया और उसके बाद धीरे धीरे 1940 के बाद से जो भी राजनीतिक घटनाएं घटी, चाहे वो अगस्त प्रस्ताव भारत आया, चाहे क्रिप्स मिशन भारत आया, चाहे कैबिनेट मिशन भारत आया, तो बार बार मुस्लिम लीग उसमें अड़चने पैदा कर रही थी और सिर्फ वो एक ही बात पर अड़ी हुई थी कि उन्हें चाहिए तो सिर्फ मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान। तो जब समय आया कि भारत को आज़ादी दे दी जाए, वो क्लीमेंट एटली थे उस समय भारत के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिन्होंने घोषणा किया कि 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां कुछ इस तरह से हुई कि अंग्रेज जल्द ही वापस जाने के बारे में सोचने लगे और तभी 1947 में ही एक नए वायसराय की नियुक्ति की गई जिनका नाम था माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के नए वायसराय नियुक्त हुए और इनका मुख्य काम यही था कि किस तरह भारत को जल्दी से जल्दी सत्ता सौंप दिया जाए। और माउंटबेटन जो थे वो देश की राजनीति को बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके थे और हमारे देश के नेताओं के बीच कहीं ना कहीं यह विचारधारा जो था वो बैठ चुका था कि अब हमें जो स्वतंत्रता है वो विभाजन के साथ ही आएगा। अतः माउंटबेटन ने अपनी एक योजना 3 जून को शुरू की। योजना भारत के सामने रखा कांग्रेस और मुस्लिम लीग को। इसे माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जानते हैं या फिर इसे जून प्लान भी कहा जाता है। क्या था ये जून प्लान? तो ऐसे तो इसमें बहुत सारे प्रावधान थे जो कि आप इतिहास में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ मुख्य मुद्दा ये था कि भारत जो है उसे आज़ादी मिलेगी, लेकिन आज़ादी के साथ साथ भारत को 2 भागों में बांट दिया जाएगा। और ये जो भारत को 2 भागों में बांटने का जो कार्य था वह धर्म के आधार पर किया जाना था। निर्णय यह हुआ कि जिस भाग में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा होगी वो भाग पाकिस्तान कहलाएगा और जिस भाग में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होगी या फिर मुस्लिमों को छोड़कर जो भी इलाका होगा वो भाग हिंदुस्तान कहलाएगा। कहने में बात यह आसान जान पड़ता है, लेकिन अगर इस बात पर अमल किया जाए तो थोड़ा सा तो निर्णय यह हुआ था कि जिन भागों में मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा होगी वो भाग पाकिस्तान कहलाएगा और बाकी जो भाग होंगे वह हिंदुस्तान कहलाएगा। लेकिन यह जो बात था वो सुनने में आसान था, लेकिन अगर इसको अमल में लाया जाए तो काफ़ी मुश्किल था। क्योंकि अगर हम भारत का मानचित्र देखें तो
लगभग लगभग समझते हैं कि ऐसा दो ही इलाका था जहाँ पे मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी, और वो जो दो क्षेत्र था वो बंगाल प्रांत था उस समय का और पंजाब प्रांत था। तो निर्णय यह हुआ कि इनको यानी कि मुस्लिमों की संख्या चूंकि ज़्यादा है तो पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा। लेकिन फिर भी समस्या क्या थी कि जरूरी नहीं है कि सभी क्षेत्रों में अगर मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ हिंदू ना हो। यहाँ पे मुस्लिम और हिंदुओं की संख्या दोनों की थी। हालांकि तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो मुस्लिमों की आबादी जो थी वो ज़्यादा थी, लेकिन दिक्कत यह भी था कि अगर आप देखें तो एक इलाका जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ है, जबकि दूसरा इलाका पूर्वी दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर है। तो समस्या यह थी कि जब इन्हें पाकिस्तान में मिलाया जाएगा तो फिर इन्हें एक साथ लाने का कार्य कैसे होगा, और बाद में हम देखेंगे कि परिणाम क्या हुआ कि दो पाकिस्तान बना, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, जो बाद में 1971 में जाके बांग्लादेश के रूप में हमारे सामने आया। तो ये तो समस्या थी। दूसरी समस्या इसमें यह थी कि सभी जो मुस्लिम बहुल इलाका था वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में ही मिले, क्योंकि अगर हम देखें पश्चिमी पाकिस्तान के एक नेता थे जिनको कि हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। उनका नाम था खान अब्दुल गफर खान। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मुस्लिम लीग के जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था उसको नहीं मानना चाहते थे, और वो चाहते थे कि भारत एक ही हो, भारत का विभाजन वो नहीं चाहते थे। हालांकि इनके आवाज को दबा दिया गया, विभाजन तो होना ही था। और इसके साथ साथ जो तीसरी समस्या थी वह थी अल्पसंख्यकों का। अल्पसंख्यकों की समस्या क्या है कि मान लीजिए कि जो इलाका पाकिस्तान का होना था वहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा हो, और लेकिन वहां पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, और भारत में भी जरूरी नहीं था कि सभी जगह हिंदू ही थे। हर एक प्रत्येक राज्य में जो है मुस्लिम भी थे, और विशेषकर दिल्ली और बिहार उत्तर प्रदेश का ये वाला जो इलाका है वहां पे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी। तो समस्या जो है विभाजन का जो दुष्परिणाम अगर हम कहें तो विभाजन का दुष्परिणाम क्या हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में जो अल्पसंख्यक थे, यानी कि अगर मुस्लिमों वाली मुस्लिम वहाँ पे अगर ज़्यादा बसे हुए हैं तो जो कम हिंदू जो है वहाँ पे उनको अब उस जगह को छोड़ना पड़ा, क्योंकि जैसे ही यहाँ विभाजन की घोषणा हुई तो दंगा शुरू हो गया, और जिन इलाकों में मुस्लिमों की संख्या थी उन्होंने हिंदू को मारना शुरू कर दिया, और जिन इलाकों में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी वहाँ मुस्लिमों को मारना शुरू कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में जो है हिंदू पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से भारत आना शुरू कर दिए, जबकि यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान जाना शुरू कर दिए। यानी कि बहुत बड़े स्तर पे पलायन हुआ, जन स्थानांतरण हुआ, और इस पलायन की अगर संख्या देखा जाए कि कितने लोग पलायन किए तो इनकी संख्या लगभग 1.46 करोड़ यानी कि लगभग 1.5 करोड़ बताई जाती है जो जनसंख्या पलायन की। इससे समस्या यह हुआ कि बहुत सारे लोगों की हत्याएं दंगा के कारण हुई और कुछ जो लोग हैं रास्ते में ही मारे गए। तो यह विभाजन की त्रासदी था जिसे सुनकर हमें कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगता है। तो भारत जो है इस तरह से विभाजन का दुष्परिणाम चला और धीरे धीरे सरकार ने अच्छी नीतियां अपनाई और जो भी अप्रवासी यानी कि दूसरी जगह से पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से जो हिंदू वापस हैं उनको बसाने का कार्य किया गया और धीरे धीरे मामला जो है यह सुलझता चला गया। लेकिन यह समस्या को सुलझा लेने के बाद भी राष्ट्र निर्माण की चुनौती जो थी वो समाप्त नहीं हुई और आगे का जो मुद्दा था वह यह था कि तो विभाजन की समस्या को तो समाधान किया जा चुका था। अब सिर्फ उस समस्या के समाधान कर लेने से राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया थी वह पूरी नहीं होती थी,
क्योंकि जो अब प्रमुख मुद्दा रह गया था वह मुद्दा यह था कि जो रियासतें थी, देसी रियासतें थी, पहले समझते हैं कि ये रियासतें क्या थी और इनका विलय का क्या अर्थ है। तो जब अंग्रेज हमारे देश पे शासन कर रहे थे तो ऐसा नहीं था कि अंग्रेज हमारे देश के पूरे भूभाग पर कब्जा कर चुके थे। बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहां पे उनका नियंत्रण नहीं था और वहां पे छोटे मोटे राजा राज करते थे। हालांकि कुछ कुछ जो रियासतें थी वो बड़ी थी जबकि कुछ छोटी थी। और इस तरह भारत में जो रियासतों की संख्या थी वो 565 थे। तो जब भारत का विभाजन हुआ, माउंटबेटन प्लान कहें या फिर जून योजना के हिसाब से या द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार, तो उस समय उसमें प्रावधान यह था कि जो रियासतें हैं उनके पास स्वतंत्रता है, वह चाहे तो भारत के साथ मिल जाए, चाहे तो पाकिस्तान के साथ मिल जाए, या फिर चाहे तो वह स्वतंत्र रह सकता है, वह एक अलग राष्ट्र के रूप में रह सकता है। और ऐसा करने की जो शक्ति थी वो रियासतों के राजा को प्राप्त थी, ना कि वहां के जनता को प्राप्त थी। तो इससे क्या हुआ कि भारत के नेताओं के सामने एक चिंता यह थी कि हो ना हो ये रियासतें भारत के साथ ना मिले और देश का जो एकता और अखंडता का सपना है वह शायद पूरा ना हो पाता। लेकिन यहाँ पे दो व्यक्ति की जो भूमिका थी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। जो पहले व्यक्ति थे हमारे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और दूसरे जो थे वो थे वीपी मेनन। इन दोनों के प्रयासों के कारण जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उसके पहले ही लगभग 560 रियासतों को मिलाया जा चुका था भारत में, और यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसी कारण सरदार पटेल जो कि उस समय गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के पद पर थे, इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए बहुत सारे कार्य किए, देशी रियासतों को मिलाया। तो 560 रियासतें मिल गई, लेकिन समस्या यह थी कि देश में अभी भी कुछ ऐसी रियासतें थी जो कि महत्वपूर्ण तो थी ही और वह या स्वतंत्र रहना चाहती थी, और एक रियासत ऐसा था जो पाकिस्तान के साथ मिल जाना चाहता था। तो भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए यह शुभ खबर नहीं था। तो अब समस्या यह थी कि उन रजवाड़ों को मिलाया कैसे जाए। तो ऐसे 5 रियासत थे जिनके बारे में चर्चा करना उचित होगा। तो 5 रियासतें थी जो भारत में 15 अगस्त 1947 तक नहीं मिली थी। हालांकि इस अध्याय में सिर्फ हम लोग 2 रियासतों के बारे में जानेंगे जो भारत में मिली, और बाकी के जो रियासत हैं उनका चर्चा आगे के अध्यायों में किया गया। तो पहले 5 रियासत कौन थे? तो पहला त्रावणकोर था, जो आज का केरल है, वहां की यह रियासत थी। और सबसे पहले इसी रियासत ने घोषणा किया कि हम तो आजाद रहने वाले हैं, हम कहीं मिलने वाले नहीं हैं। दूसरा जो रियासत था वह रियासत भोपाल का था, जो कि सबसे बाद में जाकर मिला, 1949 में जाके भोपाल को भारत में मिलाया गया। क्योंकि सरदार पटेल जो थे वह जानते थे कि भोपाल चूंकि देश के बिल्कुल केंद्र में है, तो इसको एक ना एक दिन तो भारत के साथ मिलना ही। और उसके बाद अगर तीसरी रियासत की बात करें तो वो रियासत जूनागढ़ का था। और यहाँ पे क्या था कि यहाँ के जो शासक थे उनका नाम महावत खां था, और ये पाकिस्तान के साथ मिल जाना चाहते थे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना इनको एक ऑफर दिए थे कि एक सादा पेपर इन्हें दिया गया और इनसे पूछा गया कि आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो आप लिख दीजिए, आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया जाएगा और आप पाकिस्तान के साथ मिल जाइए। लेकिन समस्या यह थी कि यहाँ शासक भले ही मुस्लिम थे, लेकिन हिंदू जो थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि आखिरकार जूनागढ़ भी भारत में शामिल हुआ। और जो 2 रियासतें थी वो रियासतें हैदराबाद था, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। और 5वां रियासत कश्मीर का था, जिसका चर्चा हम लोग बाद के अध्याय में करेंगे। और इस अध्याय में एक और क्षेत्र का बात करना है, वह क्षेत्र है मणिपुर। आखिरकार मणिपुर का विलय कैसे हुआ? तो मुख्य रूप से हमें यहाँ तक यह समझना है कि जो 565 देशी रियासतें थी उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त था, या तो वे पाकिस्तान में मिल जाए या तो भारत में मिल जाए।
लेकिन 15 अगस्त 1947 से पहले बहुत सारी रियासतों को मिलाया जा चुका था। कुछ रियासतें थे जो 15 अगस्त 1947 के बाद में जाके मिली। उनमें से अभी हम लोग दो रियासतों पर चर्चा करेंगे, एक है हैदराबाद और दूसरा मणिपुर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हैदराबाद का विलय भारत में कैसे हुआ। तो देखते हैं कि हैदराबाद का विलय जो है, हैदराबाद रियासत का विलय कैसे हुआ। तो अगर हैदराबाद की स्थिति को हम देखें तो यह दक्षिण भारत में पड़ता था और यहाँ के जो शासक थे, हैदराबाद के शासक को निजाम बोला जाता था। और ये जो निजाम होते थे काफ़ी ज़्यादा धनी होते थे। दुनिया के जो सबसे बड़े धनी लोग व्यक्ति हुआ करते थे उनमें इनका नाम आता था। हैदराबाद के साथ भारत सरकार का 1947 में 1 साल के लिए समझौता हुआ कि अभी जो स्थिति है उसी स्थिति को रहने दिया जाए। लेकिन समस्या क्या हुई कि 1948 में यहाँ पे किसानों ने और महिलाओं ने आंदोलन शुरू कर दिया, जिस आंदोलन में वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी। अब यहाँ के निजाम ने इस आंदोलन को दबाने के लिए एक अर्धसैनिक बल भेजा जिसे कि राजाकार कहा जाता था। अब इस अर्धसैनिक बल ने आंदोलनकारियों पर प्रहार करना शुरू किया और विशेष रूप से हिंदुओं पर प्रहार किया जाना शुरू हुआ। और देखते ही देखते ये जो मामला था वो सांप्रदायिक हो गया, धार्मिक हो चुका था। तभी सितंबर महीने में 13 सितंबर को यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा सेना को भेजा गया और एक ऑपरेशन चलाया गया जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है मात्र 4 दिन के अंदर ही इस स्थिति पर काबू पा लिया गया और 18 सितंबर को यहाँ के निजाम को भारत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा और इस तरह से हैदराबाद भारत में मिल गया। उसके बाद अब जो अगला रियासत था वह रियासत मणिपुर का था। तो देखते हैं कि मणिपुर का जो विलय है वह कैसे हुआ। तो मणिपुर रियासत का विलय कैसे हुआ। तो मणिपुर के जो राजा थे उनका नाम था बोधचंद्र सिंह। इनसे भारत सरकार का एक समझौता हुआ और इन्होंने विलय पत्र का मतलब हुआ कि इस पत्र पर अगर रियासत के शासक हस्ताक्षर कर देते थे तो वो रियासत भारत के साथ मिल जाता था। तो इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। परंतु 1948 में यहाँ पे बोधचंद्र सिंह जो थे वो जनता के दबाव में आकर चुनाव की घोषणा किए और वहाँ पे मणिपुर पहला रियासत था जहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ और वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। जब वहाँ के विधानसभा का गठन हुआ तो यहाँ की कांग्रेस पार्टी जो थी वह चाहती थी कि मणिपुर भारत के साथ मिल जाए, जबकि वहाँ के अन्य जो दल थे वह नहीं चाहते थे कि मणिपुर भारत के साथ मिले। इसलिए भारत सरकार जो थी किसी तरह राजा से, यहाँ के बोधचंद्र सिंह से समझौता की और मणिपुर को भी भारत में मिला लिया गया। तो राजवाड़ों का विलय हो चुका था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का मांग शुरू हो गया और सबसे पहले उस समय का जो मद्रास प्रांत था, अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और चेन्नई जो तमिलनाडु राज्य है, उस पूरे प्रांत को मद्रास कहा जाता था। वहाँ पे तेलुगु भाषा को बोलने वाले जो लोग थे उन्होंने पोटी श्री रामल्लू, वहाँ के नेता थे, पोटी श्री रामल्लू के नेतृत्व में एक आंदोलन को शुरू किया जिसे विशाल आंध्र आंदोलन कहा गया, जिसमें मांग किया गया कि तेलुगु जो भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण किया जाए। हालांकि सरकार नहीं चाहती थी क्योंकि विभाजन हुआ था और एकता और अखंडता सबसे बड़ा मुद्दा था। लेकिन पोटी श्री रामल्लू अड़ गए और 56 दिन तक
लगातार वो भूख हड़ताल पर बैठे और भूख हड़ताल के कारण जो है उनकी मृत्यु हुई और इनकी मृत्यु के साथ ही आंदोलन और ज़्यादा तीव्र हो गया और अंततः सरकार को यह बात मानना पड़ा कि तेलुगु भाषी के लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण कर दिया जाए। तब 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। अब जब आंध्र प्रदेश का गठन किया गया तो देश के अन्य भागों से भी यह मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए। सरकार ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए एक आयोग का स्थापना की 1953 में, जिसे बोला गया राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग का कार्य था जांच करना कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना सही है और इसके जो अध्यक्ष थे उन फजल अली को बनाया गया और इसके अलावा दो और सदस्य थे के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग ने दौरा किया और 1955 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। 1956 में अधिनियम बनाया गया, जिसमें इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर अलग अलग भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण के बाद को स्वीकार किया गया और इसी समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसके बाद से धीरे धीरे भाषा के आधार पर समय समय पर जो है अलग अलग राज्यों का निर्माण शुरू हुआ और 1960 में मुंबई और गुजरात को अलग किया गया। 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग किया गया और इसी तरह समय समय पर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होते चला गया। तो ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम था। तो इस अध्याय में हमें इतने बातों को जानना था, जिसको कि हमने रखा। रुक दीजिए, अब हम लोग मैसेज जो देना चाहेंगे। तो इस चैप्टर में हमें इतना ही बात जानना था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि कहाँ सुधार करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हम भी समझ पाएंगे कि आपको कैसा लगा और क्या सुधार की जरूरत है, ताकि हम आपकी और बेहतर सहायता कर सकें। और आगे कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आपको और वीडियो मिले तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे भी हम ये पहला अध्याय खत्म हुआ, हम लोग दूसरे अध्याय का जो वीडियो है बहुत जल्दी डालेंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब अगला वीडियो आएगा तो आपको उसका लिंक जो है इस वीडियो में उस बाद में शेयर कर दिया जाएगा।